फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो लास्ट ईयर आईआईटी जेईई और नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following sets of quantum number which of the following sets of quantum number possible? ऑप्शन है n equals to 3, n equals to 2, n equals to 0, n equals to plus 1 by 2. ऑप्शन बी n equals to 4, n equals to 3, n equals to 4, n equals to plus 3 and s equals to minus 1 by 2. ऑप्शन सी n equals to 3, n equals to 1, n equals to minus 2 and s equals to plus 1 by 2. And D option n equals to 2, n equals to 0, n equals to 0, s equals to plus minus 1 by 2. ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन देखो। हमने जो पढ़ा है क्वांटम नंबर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, उसको रिवाइज करने का टाइम आता है। वैसे सबसे पहले ऑप्शन ए की चेकिंग करना है। ऑप्शन ए में क्या है, n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l क्या हो सकता है, l कैन बी क्या हो सकता है 0 to n minus 1 तक होगा। पढ़ा है ना आपने, तो n की वैल्यू होगी 0 to n minus 1, n minus 1 कितना है 3 minus 1, 3 minus 1 कितना होगा 3 minus 1 0 to 2। तो l की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 हो सकती है, फिर 1 हो सकती है, फिर 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बट l की वैल्यू 2 है, हां हो सकती है, ये भी ट्रू है ना। और m की l से m की वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे, m द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m क्या कैसे होती है, माइनस l टू प्लस l तक होती है ना, माइनस l से प्लस l तक होती है। तो माइनस l तो l की वैल्यू 0 है, तो माइनस 0 से प्लस 0 तक मतलब 0, प्लस 1 भी है l की वैल्यू, तो माइनस 1 से प्लस 1 तक तो माइनस 1 0 और प्लस 1, और 2 भी है तो माइनस 2 से प्लस 2 तक तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2। बेसिकली ये सब वैल्यूज हो सकती है। तो ये 0 और माइनस 1 0 माइनस 1 तो ये इसके अंदर आई, मतलब बेसिकली ये सारी वैल्यूज हो सकती है l की, जो l की वैल्यू जो है सॉरी l की नहीं है, ये m की वैल्यूज हो सकती है, m की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये तो पॉसिबल लग रहा है, दिस इज पॉसिबल, ये तो पॉसिबल। आपने को बोला सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब ये देखते हैं बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन के अंदर क्या है, n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, l की वैल्यू 0 टू n minus 1 तक, तो 0 टू n की वैल्यू 4 है, 4 minus 1 3, तो 0 to 3 मतलब 1 0 1 2 3, ये वैल्यूज हो सकती है। बट l की वैल्यू 4 तो हो सकती है, n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू 4 तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नॉट पॉसिबल। ऐसे n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, सी वाला ऑप्शन देखो। n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू कहां से कहां तक 0 टू n minus 1 तक होगी, तो 0 टू 3 minus 1 मतलब 2 तक, मतलब 0 टू 2 तक मतलब 0 1 और 2, ये वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, l की वैल्यू इसमें 1 है पॉसिबल। m की वैल्यू l से m की वैल्यू की बात कर सकते हैं, m वैल्यूज कैन बी कहां से कहां तक होती है, -l टू प्लस l। तो 2 है तो 2 के लिए कितना होगा, -2 से प्लस 2 तक, -2 टू प्लस 2 मतलब -2 -1 0 1 और 2, ये वैल्यूज हो सकती है m की। बट m की वैल्यू इसमें कितनी दे रही है, सी क्या है -1, m की वैल्यू -2 हो सकती है। बट l की वैल्यू अगर 1 है, ये तो l की वैल्यू 1 है ना, तो l की वैल्यू 1 के लिए कहां से कहां तक होती है, अगर l की वैल्यू 1 है तो -1 से +1 तक, तो -1 से +1 तक की क्या वैल्यू है, यही वैल्यू -1 0। बट l की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू नहीं हो सकती, l की वैल्यू 2 के लिए हो सकती है, बट l की वैल्यू 1 के लिए नहीं हो सकती, ये भी नॉट पॉसिबल। और ये इसको चेक करते हैं डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन कैसे चेक करेंगे हम, कोई वापस n की वैल्यू कितनी है 2, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, l की वैल्यू इसके लिए चेक कर रहा हूं, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 टू n minus 1, तो 0 टू n minus 1 मतलब 2 minus 1 1, 0 टू 1 मतलब बेसिकली 0 और 1 ही वैल्यू हो सकती है, जैसे l की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, अब l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू
माइनस एल से प्लस एल तक होती है, तो जीरो एल की माइनस जीरो से प्लस जीरो तक, मतलब जीरो ही हो सकती है, तो ये जीरो पॉसिबल है। स्पिन तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज आल्सो पॉसिबल, ये दोनों नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि कॉपर और कॉपर प्लस 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना है, तो कैसे लिखोगे देखो, कॉपर और कॉपर प्लस का, कॉपर कितने नंबर पर आता है 29 पर, याद रखना कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है, ठीक है। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 29 नंबर पर 29 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, आपने को पता है, ये बनाया था अपना 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 3d, 4d, 5d, 4f, और अपन बार-बार तीन इधर से लेके आ रहे थे, बताओ तो याद कर लो, ये तीन आ रही, ये घूम घूम के जाती है इधर, और बार तीन इधर से आए, तो सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद में 2s, फिर उसके बाद में 2p, फिर 3s, फिर उसके बाद में 3p, फिर 4s, ऐसे चलेगा। सबसे पहले 1s, s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s के अंदर हमेशा 2 ही रहते हैं, p के अंदर कोई सा भी p हो 6 रहते हैं, s के अंदर मैक्सिमम 2, p के अंदर 6, d के अंदर मैक्सिमम 10 रहते हैं, और f के अंदर मैक्सिमम 14 रहते हैं, 4 4 पे गया सब, ठीक है। तो सबसे पहले 1s में फिल अप किया, आपने को 29 इलेक्ट्रॉन फिल अप करना है, सबसे पहले 1s में फिल अप किया 1s में, बट s में तो 2 ही फिल अप कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 फिल अप कर दिए, आपने को 29 तक जाना है, 2 ही फिल अप करो, उसके बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में है 2s, 2s में s में भी वापस 2 ही फिल अप कर सकते हैं 2s, फिर उसके बाद में 2p, तो 2p, बट ये p वाला p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल अप कर सकते हैं 6 कितने होंगे 2 2 4 और 6 10 होंगे, फिर 2p के बाद में 3s, तो 3s में फिल अप किए, 3s में s में 2 ही फिल अप कर सकते हैं 2 12 हो गए, s के बाद में फिर वापस 3p, तो 3p में कितने 6, p के अंदर 6 फिल अप कर सकते हैं, कितने हो गए 10 12 और 18 3p के बाद में 4s में कितने फिल अप कर सकते हैं 2, 18 प्लस 2 20 और आप 9 और चाहिए मेरे को, तो 4s के बाद में वापस जाएंगे 3d, तो 3d के अंदर कितने फिल अप कर दिए 9, क्योंकि d के अंदर अपन 10 फिल अप कर सकते हैं, 9 ही चाहिए, जितने चाहिए उतने फिल अप कर दिए, ठीक है। अब आगे जरूरत नहीं यही नहीं क्योंकि 29 पूरे फिल अप हो चुके, बट इट इज नॉट दैट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ कॉपर, क्यों, एक इफेक्ट आता है सिमेट्रिकल इफेक्ट, सिमेट्रिक इफेक्ट, इस इफेक्ट के थ्रू क्या है कि अगर कोई कंपाउंड तब स्टेबल रहता है जब वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे अगर मेरे बीच के अंदर बीच में से मैं अगर काट दूं, मेरे खुद को काट दे रहे हैं, तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एज इट इज है, दोनों की मिरर इमेज होनी चाहिए, अगर मिरर इमेज है तो वो सिमेट्रिकल है, वो स्टेबल कंपाउंड है ना, ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैं भी एक स्टेबल कंपाउंड हूं, आप भी एक स्टेबल कंपाउंड हो, तो स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए, स्टेबल कंपाउंड के लिए सिमेट्री जरूरी है, तो सिमेट्री देखते हैं सिमेट्री ये है नहीं, तो सिमेट्री के लिए क्या करना आपने को, देखो सबसे पहले जैसे s के 1s2 है, तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बना दिए, फिर 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s का भी एक बॉक्स बना है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p, p कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के, s तो एक ही टाइप का होता है स्फेरिकल, p 3 टाइप के होते हैं, px py pz, तो 3 टाइप के बना दिए, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक देंगे फिर दूसरा पेयर अप करेंगे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 बढ़ गए, अब 3s का मतलब 3s में कितने, s तो एक ही होता और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 2 बढ़ गए, फिर 3p कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप 6 इलेक्ट्रॉन फिल अप करने 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में 5d 5 टाइम्स के होते हैं 1 2 3 4 5, और इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ना 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बट देखो ये सब तो सिमेट्रिक है, इनको बीच में से पार्ट किया तो सब सेम आएंगे, है ना, बट ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसको बीच में पार्ट किया, इधर वाला पेयर अप नहीं है, इधर वाला पेयर अप है, तो ये इसको सिमेट्रिकल करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा और वो यहां आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल है। अब तुम पूछोगे यहां तो नहीं हुई, बट
उसके वाले केस में क्या होगा सर, ज्यादा सिमेट्री नहीं होगी, बड़ा वाला है ना डी, तो डी के अंदर ज्यादा सिमेट्री नहीं होगी तो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, ज्यादा के अंदर सिमेट्री नहीं है तो ज्यादा अनस्टेबल है, या कम के अंदर सिमेट्री नहीं है तो कम अनस्टेबल है, कम अनस्टेबल मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो गया, इस तरह से देखना है। तो एस के अंदर अनस्टेबिलिटी चल जाएगी पर डी के अंदर अनस्टेबिलिटी नहीं चलेगी, तो इस तरह से ये है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस इज नॉट करेक्ट, ये तो रॉन्ग है, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, मतलब क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 s1 s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये कॉपर। फिर कॉपर प्लस, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालना और माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो इसमें अगर कॉपर के अंदर जैसे मैं कॉपर प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो निकलेगा कहां से, बार बार वाला ऑर्बिट से निकलेगा, तो बनाते हैं बार बार वाला ऑर्बिट, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले 1s, तो ऑर्बिट में ये पहला ऑर्बिट 1s, s का ये वाला पार्ट का मान लेते हैं, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये है s। फिर 2s, फिर दूसरा वाला ऑर्बिट, इसमें भी s का ये वाला पार्ट था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 2s। फिर दूसरे वाले में p का पार्ट था, तो ये p का पार्ट मान लेते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 6। फिर 3s, फिर 3s का ये 3s, 3s में दो पार्ट है, तो ये s का पार्ट मान लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। फिर 3p, 3 में ही p वाला पार्ट है, p वाला पार्ट ये वाला मान लेते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 4s, 4 वाला पार्ट, फोर्थ ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट में s में 1, ये वाला पार्ट है s, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिर कर दिया है ना। और 3d, ये 3 वाले में जाएगा, ये तो 4 वाला है, 3 वाला अंदर, तो 3 के d में, तो 3 वाला ये है, तो 3 के ये वाला पार्ट मान लेते हैं, पर 3d है, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बताओ बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है, 4 1, तो 4 वाले में से एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां प्लस 2 होता है तो दो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, प्लस 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, बाहर वाले ऑर्बिट से हमेशा बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये कौन सा ऑर्बिट है 4s का, ये वाला ऑर्बिट रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10, 4s0, s का 0 हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये तो hd है क्योंकि ये 3d वाला जो है अंदर, ये Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन क्या है, द सोडियम मेटल इज इरिटेटेड इफ द सोडियम मेटल irradiates with a wavelength wavelength 450 nanometer. Calculate the velocity of electron emitted. और गिवन क्या है, वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन को W नॉट से डिनोट करता है, वर्क फंक्शन जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू देंगे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिखो, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, सॉल्यूशन देखो। तो आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी h प्लस हाफ m/v²। अपने को क्या निकालना, फाइंड कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या कि h इसको इधर ले लिया, प्लस का था माइनस h उधर बच गया हाफ m/v²। अब आपको v चाहिए इधर, तो बाकी सबको इधर ले लेते, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा ब्रैकेट के पर 2 मल्टीप्लाई पहले काम हो जाता है, हाफ m² को इजीली लिख देते हैं, इससे h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लिया न्यू या रहने दो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करो, ये 2 उधर मल्टीप्लाई करा, 2 h न्यू माइनस h न्यू नॉट, अब फिर m डिवाइड में चला जाएगा, तो v m डिवाइड में चला गया, m डिवाइड में यहीं पे भेज रहा हूं, ये m डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहां स्क्वायर है, तो v की वैल्यू आ गई फाइनली आपके पास रूट ऑफ ट्वाइस अपॉन m h न्यू माइनस h न्यू नॉट,
अब m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला पार्ट लिखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg, सब एमकेएस में लिखना, मीटर किलोग्राम सेकंड, है ना। 2 एज की कांस्टेंट है, 2 को प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो h में मतलब क्या है, h में ये इनिशियल एनर्जी जो दी है पता है, और h में नोट जो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी, इन गिवन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो गिवन एनर्जी तो पता नहीं, बट थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखी है, वर्क फंक्शन को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो यहां से पता लग जाएगा। तो वर्क फंक्शन कितना रहेगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होनी चाहिए, एमकेएस के हिसाब से एनर्जी जूल में होनी चाहिए। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल, ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो इससे मल्टीप्लाई करा दो तो वर्क फंक्शन हो जाएगा 2.3, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है इनटू 1.6 × 10⁻19 जूल, तो इसका मतलब हो गया 16 से 8 4 36 3.6 × 10⁻19 जूल, ये आ गई आपके एनर्जी h वर्क फंक्शन की w नॉट मतलब ये h न्यू नॉट h न्यू नॉट, तो h न्यू नॉट की वैल्यू तो आ गई आपका, और h न्यू की वैल्यू न्यू तो नहीं बता देगा आपको, h तो पता है पर न्यू नहीं पता, पर न्यू आप किसे निकालोगे, देखो इनिशियल वेवलेंथ तो दे रखी है ना, मेटल इरेडिएट विद वेवलेंथ, मेटल के ऊपर वेवलेंथ कितनी डाली है 450 नैनोमीटर की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, फॉर्मूला है c की वैल्यू कितनी होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ दे दी 450 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं तो 10⁻9 से मल्टीप्लाई करा, सोल्व कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी जो भी है आ जाएगी, ये आ गई 1/50 × 10⁻⁻9 ऊपर के प्लस 9 होगा, तो 9 + 8 70 तो ये 16 होगी, ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये न्यू नोट की वैल्यू आ गई यहां से लगभग 100 टू 10⁻4, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अब क्या करना, अब सब की वैल्यू रख दो इसके अंदर, टू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, h कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, तो h की वैल्यू बताइए आपको, h = 6.64 × 10⁻32 है ना, h में माइनस h न्यू नॉट, इसकी पूरी वैल्यू ये दे दी, ये वाली h न्यू नॉट ये 3.68 × 10⁻19 जूल, इसको सोल्व कर दो, इसका अंडर रूट निकाल लेते हो, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 4.01 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड है, a proton is accelerated to 1/10 of the velocity, to 1/10 of the velocity of light, लाइट की जो वेलोसिटी उसका 1/10 पार्ट से एक्सीलरेट हो रहा है, उतनी वेलोसिटी से घूम रहा है ये प्रोटॉन, है ना। सपोज वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद प्रीशियस, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी करेक्शन, वेलोसिटी में जो करेक्शन है मतलब एरर वो है ±2%, या ज्यादा भी हो सकती है 2% और कम भी हो सकती है 2%, इसकी वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी। व्हाट कैन बी द, अब पूछा कि व्हाट कैन बी द अनसर्टेनिटी, व्हाट कैन बी द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, पोजीशन के बारे में क्या आंसर अनसर्टेनिटी होती है, मतलब पोजीशन का परसेंटेज बताओ मेरा बेसिकली, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा x इनटू डेल्टा p इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला बस इसको सोल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। कैसे, डेल्टा x को निकालना आपको, सो डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, और इस p का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा p को अपन लिख सकते हैं ना,
कि मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं m, तो m और डेल्टा v, ठीक है। अब h पता प्लान कांस्टेंट, h की वैल्यू रख देते हैं हम 6.64 into 10 की पावर -34 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन सॉरी, प्रोटॉन का मास 1.672 into 10 की पावर -27 kg, और डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज कितना अभी पता नहीं, वेलोसिटी में चेंज कितना, रियल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी है 1/10 ऑफ लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो इसको इसे डिवाइड किया तो 3 into 10 की पावर 7 आ गया। अब इसके आंसर में 2%, अभी ये तो वेलोसिटी आई है, डेल्टा v नहीं आया, डेल्टा v तो चेंज करेक्शन इन वेलोसिटी है, डेल्टा v का मतलब करेक्शन इन वेलोसिटी, और v का वेलोसिटी तो केवल वेलोसिटी है, डेल्टा v निकालने के लिए क्या कितने परसेंटेज करेक्शन 2% है, तो 2/100 इसको सोल्व कर लिया तो 6 into 10 की पावर 5, ठीक है। ये डेल्टा v आ है, इस डेल्टा v की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे 6 into 10 की पावर 5 और इसको सोल्व कर लेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा, डेल्टा x जो है वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 9.65 into 10 की पावर -11 मीटर, ये आ जाएगा आपका डेल्टा x। इस तरह से पोजीशन वेक्टर में जो करेक्शन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले एक शीट पर बनाने चाहिए और शीट के ऊपर लिख के उनको लर्न करना चाहिए बार बार कंटिन्यूअसली, और थ्योरी को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़नी है इतनी, थ्योरी केवल समझनी है, नहीं आए थोड़ा समझ में तो पूछ लो इधर उधर, ज्यादा ध्यान नहीं देना थ्योरी के ऊपर, मेन फोकस अपने को न्यूमेरिकल पे रखना है, फॉर्मूले पे रखना है। देखो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम्स, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन increased 9 times the wavelength of de Broglie we have associated with, then the wavelength of de Broglie associated with, मतलब वेवलेंथ कितना टाइम हो जाएगी ये पूछा है। अगर मैं प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी उसको 9 टाइम्स कर दूं तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके बाद में 3 टाइम्स 9 टाइम्स 3 टाइम्स 9 टाइम्स, C है 1/3 टाइम्स और D है 1/9 टाइम्स। लेट्स सी देखते क्या है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स कर दी तो वेवलेंथ, तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ मतलब लैम्डा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन लेके आना विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m है ना, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी तो नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेसिकली हाफ mv स्क्वायर। बट मेरे को एक बात बता रहा mv तो है, तो v एक ऊंचे एक भी नीचे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते एक भी नीचे भी मल्टीप्लाई करते, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। अब क्या, अब मेरे 2 की भी प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू, इसको क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया mv स्क्वायर हो गया, तो mv स्क्वायर को इधर लिखते हैं mv स्क्वायर ऊपर और hv स्क्वायर है ना। अब अभी हाफ चाहिए था तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, अब ये हो गया इस वेवलेंथ को, इसको लैम्डा को याद कर देता हूं, तो ये हाफ mv स्क्वायर जो है ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो यहां इसकी पूरी की जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं k इक्वल्स टू, और 2 को उधर ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 2 इधर बच गया h v बस है ना, h v बच गया, न्यू नहीं है v। अब क्या, अब देखते हैं, अब मेरे को वेवलेंथ आ गई और काइनेटिक एनर्जी आ गई, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो क्या रिलेशन काइनेटिक एनर्जी, अब देखो तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगी h v अपॉन 2 लैम्डा बाई लैम्डा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इंक्रीज करता हूं है ना, तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा। तो अभी देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है
ये वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी तो अभी वेलोसिटी के बारे में क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज दिस टाइम। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इतने टाइम्स, तो वेलोसिटी कितने टाइम इंक्रीज होगी। इस वेलोसिटी को एक काम करते हैं, v v का फॉर्मूला क्या था, v c अपॉन न्यू c अपॉन लैम्डा होता है, न्यू c अपॉन लैम्डा। c वेलोसिटी तो होती है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी का न्यू लैम्डा है ना। तो वेलोसिटी को लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h अपॉन 2, और वेलोसिटी को लिख दिया, वेलोसिटी जो थी उसकी वेलोसिटी की वैल्यू रख दी यहां पर, वेलोसिटी की न्यू और लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h न्यू, दिया वैल्यू आ गई है ना इस वाले केस में। अब देखो अब क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक बात पता लगी अपने को कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ एम स्क्वायर है ना। तो अब देखो हाफ एम स्क्वायर, तो मैं इसको एक m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड भी कर दूं, तो क्या होगा देखो हाफ m into m स्क्वायर और v स्क्वायर एज इट इज अपॉन m एज इट इज है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना। इस 2m को उधर भेज दिया, 2m और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितना होगा m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m v का होल स्क्वायर कर सकता हूं, m v क्या होगा मोमेंटम भी तो होता है m, तो इसको मैंने लिख दिया p, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस m k e है ना। तो p स्क्वायर दोनों तरफ रूट लेके स्क्वायर हटाना है तुम्हें, तो क्या होगा, तो p की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ ट्वाइस m k e, ये होगी मोमेंटम की वैल्यू है ना, p इक्वल्स टू होगी। अब देखो अब मोमेंटम को लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, h अपॉन mv, mv को क्या लिख सकते हैं p, h अपॉन p, तो लैम्डा इक्वल्स टू p की वैल्यू ये है, ये उठा के आ रहा हूं h अपॉन p, p की वैल्यू ये आ गई रूट ऑफ ट्वाइस m k है ना। अब देखो अब बोला क्या काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम्स कर दिया, तो अगर एक पहले 1 टाइम थी तो लैम्डा भी 1 ही था, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम किया तो लैम्डा देखो रेसिप्रोकल है ना, अपॉन में होता है रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम्स किया तो रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 9 का रूट कितना होता है 1/3, तो 1/3 टाइम्स हो जाएगा, 1/3 टाइम्स मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, question number 6. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट समझ लेगा कि क्या होता है। जैसे एक बार कंसीडर किया मैंने, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले N+2 की बात कर रहे हैं, N+2 है ना। इज इट पैरामैग्नेटिक और नॉट, इस क्वेश्चन को देखो पहले, ये सेम ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जेई का नहीं है ना, फिर भी देखो तो एन निकल कितने नंबर पर आता, इसके लिए 28 पर निकल आता, नहीं निकल नहीं, ये तो नियॉन है, सॉरी तो नियॉन कितने पर आता 10 पर, और 10 पर पहले यानी प्लस को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, पहले नियॉन का लेते हैं, नियॉन 10 पर आता तो कितने इलेक्ट्रॉन, पहले 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो नेक्स्ट वाले अपन क्या करते हैं, Na+2 की 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे, पहले इसके बना लेते हैं अपन फट से। तो सबसे पहले क्या होगा 1s का ये वाला पार्ट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s ये रहा, इसमें 2s का ये वाला पार्ट है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, फिर 2p का ये वाला पार्ट है, इसमें मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, अब देखो अब आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, प्लस को मतलब आउटर मोस्ट सेल ये है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कितने हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ऐड कर दिया, तो p के अंदर कितने होंगे 4 होंगे, तो 1s2 2s2 और 2p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया। अब देखो अब s में s का एक ही बॉक्स होता है, इस x के लिए एक ही, p के 3 बॉक्स होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 4, तो सबसे पहले एक एक देंगे, फिर लड्डू डबलिंग करेंगे है ना। तो अब देखो बस 4 इलेक्ट्रॉन बने तो इसलिए 1 2 3 4 प्लस जितने हैं उतने बनूंगा। अब देखो अगर कोई अकेला इलेक्ट्रॉन है एक बॉक्स में, ये तो दो इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक बॉक्स के अंदर अकेला इलेक्ट्रॉन है, if there is any lone pair मतलब अकेला है सिंगल,
डबल नहीं, ये तो लोन पेयर नहीं, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। देन एटम विल शो, तो एटम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, बिहेवियर शोज। अगर लोन पेयर है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है, इफ देयर इज नो लोन पेयर then it will show डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। अगर लोन पेयर है तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। तो इसमें लोन पेयर है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आईआईटी जेईई का एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। बहुत पुराना है बट सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं देख लो, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज वो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कंसीडर किए एक स्पीशीज दे रखी है आपको CO और एक दे रखी है CN माइनस, एक दे रखी है NO प्लस और एक दे रखी है C2 माइनस 2। अब देखो ये आइसोइलेक्ट्रिक है नहीं देखते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कितने हो गए 14। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मिल गया तो माइनस करो, ये भी कितना होगा 14। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन है 2 है तो 6 + 6 12 और माइनस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड पर 14। तो दीस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम होता है। इस कांसेप्ट का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में 2 बार रिपीट हुआ, उस टाइम पे जेईई को AIEEE बोलते थे, उसमें रिपीट हुआ। द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम of hydrogen in the Balmer series, of hydrogen in the Balmer series appears 8 और ऑप्शन दे दिए थे 4, 5r/36, बी ऑप्शन था 3r/4, 3r/4, सी ऑप्शन था 7r/144, 7r/144 और डी ऑप्शन था आपके पास में 9r/400, 9r/400। इसको देखो सॉल्यूशन देखो, तो बाल्मर सीरीज बोर मॉडल क्या है, सीरीज दी है 1/λ = rz², 1/n² - 1/n², इनिशियल फाइनल r, इंटरनल कांस्टेंट z, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो z की वैल्यू 1 होगी। तो 1/wavelength = r की वैल्यू r फॉर आप देखो आंसर r के टर्म में दे रखा है, r की वैल्यू नहीं रखनी, वरना r की वैल्यू तो हमें पता है 106 109,675 ये लगभग, तो अभी नहीं रखनी आती है। r की वैल्यू r को, z की वैल्यू z, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हीलियम होता है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, फर्स्ट इमिशन लाइन, फर्स्ट इमिशन लाइन का मतलब क्या है, इसको देखो फर्स्ट फटाफट। सबसे पहली बात तो बाल्मर सीरीज है, तो लाइमन और बाल्मर 2 नंबर पर, n की n1 बाल्मर मतलब 2 नंबर है, n = 2, तो ये तो n = 1 है, ये है आपका न्यूक्लियस, ये 1 और ये 2, तो यहां से स्टार्ट हो गई बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज यहां से स्टार्ट होगी, तो इनिशियल तो ये हो गया, n1 तो ये हो गया, मतलब n1 की वैल्यू तो आ गई 2, ये n1 है। आप देखो द फर्स्ट इमिशन का मतलब है इससे जस्ट ऊपर वाली स्टेज, तो इससे जस्ट ऊपर वाली कौन सी है, तो n2 कितना हो गया 3 हो गया। तो द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द एटम, फर्स्ट इमिशन ये। सेकंड इमिशन क्या होता है,
अगर से यहाँ सेकंड डिवीजन दिया होता तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब 2 से कहाँ जा रहा है, 3 पर नहीं जा रहा, 4 पर जा रहा है। थर्ड डिवीजन क्या मतलब 2 से फर्स्ट पर 3 पर भी नहीं जा रहा, 4 पर भी नहीं जा रहा, 5 पर जा रहा है। फर्स्ट डिवीजन का मतलब क्या, अभी नेक्स्ट स्टेप में। सेकंड डिवीजन का मतलब क्या, नेक्स्ट के नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ तो फर्स्ट डिवीजन ही है तो नेक्स्ट स्टेप में, मतलब बाल में से तो पता लगा अपना को सेकंड से स्टार्ट होता है और फर्स्ट डिवीजन से ये पता लगा कि सेकंड से थर्ड में जा रहा है। तो सेकंड n वन की वैल्यू सेकंड 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सोल्व कर दो 1/λ इक्वल्स टू r 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम ले लो 36, 9 - 4 r as it is, so 5r/36 equals to 1/, wavelength आगे 5r/36 5r/36 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एक और देख लो, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, wavelength of radiation emitted when in He plus electron, when in He plus electron falls from infinity to stationary state, infinity to stationary state would be और इसमें r की वैल्यू दे दी है 1.97 into 10 की पावर 7, 1.097 into 10 की पावर 7 ये वैल्यू दे दी है r की। अब क्या बोला आपको, क्या निकाला, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ निकालनी बेसिकली। और ऑप्शन भी दे रहा था, ए ऑप्शन 2.2 into 10 की पावर -8, फिर बी ऑप्शन 22 into 10 की पावर -9, फिर सी ऑप्शन 120 मीटर, फिर डी ऑप्शन 22 into 10 की पावर 7, ये सब मीटर में ही है ना, ऑल आर इन मीटर। वो चार ऑप्शन है, सॉल्यूशन देखें खुद इजी है। सबसे पहले बात तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ पूछिए तो वही 1/, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 और n2 को पहचानना है, सीखो कैसे सीखना है, n1 और n2 को कैसे पहचानना है। अब देखो द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन He+ से तो पता लगेगा कि Z की जो वैल्यू है वो है 2, हीलियम के लिए Z2 होता है, ठीक है। He+ इलेक्ट्रॉन इन फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू, इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से कहां आ रहा है, इंफिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट मतलब पहली स्टेट, तो n1 n2 की वैल्यू ये n1 है और ये n2, मतलब इनफाइनाइट से स्टेशनरी स्टेट में वैल्यू रख दो, सोल्व कर दो। तो r की वैल्यू रख देते हैं जो गिवन है 1.097 into 10 की पावर 7, Z की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, n1 इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 का 1 का स्क्वायर, इनफाइनाइट कितना होता है 1/0 होता है, 1.097 into 10 की पावर 7 into 4, ये 1/01 और ये 1/0 0 ऊपर आ जाएगा और ये तो 1 ही, ये तो पूरा 0 में 0 -1 और -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -1.097 into 10 की पावर 7 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 और 9 4 से 36 आ जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना, तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1/4.36 into 10 की पावर 7 माइनस के अंदर, मतलब माइनस क्या आ जाएगा 10 की पावर -7, तो -8 2.2 into 10 की पावर -8 के लगभग आंसर आ जाएगा 2.2 into 10 की पावर -8, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना है।
इसको एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है कि करेक्ट विच ग्राफ इज करेक्ट, विच ग्राफ इज करेक्ट, कौन सा ग्राफ करेक्ट। पहला ग्राफ दे रखा आपको फर्स्ट ऐसा कुछ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरह का, फिर दूसरा ग्राफ दे रखा आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में इस तरह का, फिर थर्ड ग्राफ दे रखा आपको काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ दे रखा आपको ऐसा वाला सीधा। फिर उसके बाद में एक फोर्थ ग्राफ दे रखा आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके बीच में ग्राफ दे रखा आपको स्ट्रेट। कौन कौन से ग्राफ करेक्ट है। सबसे पहले ग्राफ देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अपने को सॉल्यूशन देखो। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट h nu = h nu नॉट प्लस r स्क्वायर, इसका मतलब क्या है h nu नॉट मतलब ये तो काइनेटिक एनर्जी h nu = h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है अगर जीरो है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है कंसीडर करो, जैसे काइनेटिक एनर्जी पहले इस वाले को इसको देखते हैं, ये वाला ग्राफ सही है मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके हिसाब से क्या तो फ्रीक्वेंसी की चाहे बढ़ती रहे चाहे घटती रहे काइनेटिक एनर्जी फिक्स ही रहेगी। ये बात गलत है क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ये वाली तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला ग्राफ तो गलत है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बल्कि ये ग्राफ यहां से शुरू होना चाहिए था, यहां से देखते हैं ये वाली जगह क्यों छूटी है, ये वाली जगह इसके कारण छूटी है। क्यों? क्योंकि अगर देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं जाएगी तब तक तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तब तक तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। वो फ्रीक्वेंसी तो जब तक देखो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ जीरो है तो जीरो से कुछ बड़ी तो जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल नहीं होगी तब तक तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो इस वाले केस में जीरो है और जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दिस इज करेक्ट था। वो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कभी डिपेंड ही नहीं करता और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो सेकंड एंड फोर्थ बोथ आर करेक्ट ग्राफ। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।